हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में 6th क्लास की सिविक्स का पॉलिटी का पहला चैप्टर विविधता की समझ पढ़ेंगे। मैंने 6th क्लास का अभी तक कोई चैप्टर नहीं बनाया है, तो ये आज मेरा पहला वीडियो है पॉलिटी का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, इंटरेस्टिंग भी है, इसमें स्टोरी भी है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। विविधता का मतलब क्या होता है? विविधता का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आप अपनी कक्षा में आप हैं, आपकी अन्य सहेलियां भी हैं। अगर मैं बोलूं कि आप एक फ्लावर बनाइए और वैसे ही आपकी जो और सहेलियां हैं वो भी बैठ के फ्लावर बनाएं, तो जो फ्लावर आप बना रहे हैं और जो आपकी सहेली बना रही है, क्या वो फ्लावर एक जैसी होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपका फ्लावर का डिज़ाइन, कलर अलग होगा। आपकी फ्रेंड के जो फ्लावर है उसमें डिज़ाइन, फूल पत्ते का डिज़ाइन अलग होगा। और वैसे ही जितनी भी कक्षा में बच्चे हैं, जितनी भी कक्षा में लड़कियां हैं, वो सब अगर फूल बनाएंगी तो उन सब के डिज़ाइन अलग होंगे। इसी को समझ लीजिए विविधता कहते हैं। कि आप अपने एक कक्षा में ही देख लीजिए कि अलग अलग रिलीजन, धर्म के बच्चे हैं, अलग अलग कम्युनिटी के बच्चे हैं, अलग अलग कलर के बच्चे हैं, अलग अलग सोच के बच्चे हैं। तो इसी को हम कहते हैं विविधता, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डाइवर्सिटी। तो ये जो डाइवर्सिटी है, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। और ये चैप्टर इस चीज़ में बिल्कुल खरा उतरता है कि बच्चों को विविधता की समझ उनकी बनती है। तो चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आपने फ्लावर का एग्जाम्पल आपने देखा, उसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो 3 बच्चों ने गुड़िया बनाई है, डॉल बनाई है। और ये तीनों डॉल देखिए, उनके हेयर स्टाइल, उनके कपड़े, उनका फेस, उनके कलर जो उन्होंने चुने हैं वो सब अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बच्चे ने बनाया है और ये एक बच्चे ने बनाया है और ये एक बच्चे ने बनाया है। तो अलग अलग बच्चे जब बनाते हैं तो वो अलग अलग तरह की चित्रकारी करेंगे। इसी को हम विविधता कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप साथ में रह रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, बातें शेयर करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। अलग अलग बच्चे होने के बावजूद भी आप सब साथ में रहते हैं। तो इसी को हम विविधता कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक स्टोरी से। ये स्टोरी क्या है? इसमें यहाँ पर ये 2 लड़के आप देख रहे हैं, एक समीर 1 और एक समीर 2। ये जो दोनों बच्चे हैं इनके नाम समीर ही हैं। इसका भी नाम समीर है और इसका भी नाम समीर है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है वो हम फ़र्क की बात बाद में करेंगे। पहले चलिए स्टोरी इसको पढ़ते हैं। देखिए, ये जो बच्चा है, ये वाला जो अखबार बेच रहा है, ये जो बच्चा है ये रेड लाइट पे अखबार बेचता है। और वहाँ पर ये जो बच्चा साइकिल पे है, ये बच्चा वहाँ पर आके साइकिल चलाता है, सड़कों पे घूमता है। तो एक दिन क्या होता है कि ये जो समीर 1 है, ये समीर 2 के साइकिल के पीछे पीछे दौड़ता है और अखबार देने की कोशिश करता है और उसको बोलता है कि अखबार ले लो। तो कहता है ठीक है, लाओ दो। वो उसको अंग्रेजी यानी इंग्लिश का अखबार देता है। तो समीर 2 कहता है कि नहीं, मुझे हिंदी भाषा का अखबार दो। तो समीर 1 जो है वो एकदम आश्चर्य हो जाता है कि आप तो अच्छे खासे घर के लगते हैं और आप शायद इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ते होंगे, तो आप हिंदी वाला अखबार क्यों ले रहे हैं? तो समीर 2 ने कहा कि मैं इंग्लिश अच्छे से जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं हिंदी भाषा को भी अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि मेरी क्लास में हिंदी भी एक सब्जेक्ट है। बच्चों, आपकी क्लास में हिंदी सब्जेक्ट है? हाँ, बिल्कुल होगा। तो वैसे ही समीर 2 की कक्षा में भी हिंदी सब्जेक्ट है। लेकिन समीर 1 तो स्कूल गया ही नहीं, वो कैसे बताएगा कि सब्जेक्ट होता क्या है? तो समीर 2 ने उसे ये समझाने की कोशिश नहीं की। तो जब बाद में अगले दिन उससे मिला, तब उसने बताया कि ये लो भैया आपका अखबार, यानी कि हिंदी का अखबार लो। आपने हिंदी का अखबार मांगा था, तो ये लो हिंदी का अखबार। अभी मुझे बताओ कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब ये सब्जेक्ट बताना समीर 2 की जिम्मेदारी थी। तभी लाल बत्ती हो जाती है और समीर 1 को जाना पड़ता है। अगले दिन समीर 2 और समीर 1 फिर मिलते हैं और फिर समीर 1 बोलता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो समीर 2 बोलता है कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो?
तो समीर एक हंसता है। वो कहता है कि मैं तो जब छोटा सा था, यानी कि जब इतना ऊंचा था, तभी से मैं ये अपनी माँ के साथ अखबार बांटने का काम कर रहा हूँ और अपनी माँ के साथ काम में लग गया, मैं तो स्कूल कभी गया ही ना। तो उसकी समीर दो बोलता है कि अच्छा तुम्हारी माँ कहाँ है? तो उसने बोला मेरी माँ और मेरा परिवार जो है वो मेरठ में रहता है और मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ और अपनी माँ से मिल आता हूँ। तो उसने कहा अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला, काफ़ी टाइम बाद वो एक दूसरे का नाम जानते हैं, और जब उनसे नाम पूछा गया तो उसने बताया कि मेरा नाम समीर है। तो वो भी हैरान हो गया कि उसने कहा कि अरे मेरा भी नाम समीर है। यानी कि दोनों एक दूसरे का जब एक दूसरे को नाम बताते हैं तो वो एकदम आश्चर्य हो जाते हैं कि दोनों के नाम एक जैसी हैं। अगले दिन समीर एक जो है वो अखबार बांट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी नहीं थी, मुस्कान नहीं थी। तो उसका समीर दो जो फ्रेंड था उसने बोला क्या बात है, आज तुम थोड़ा सा परेशान लग रहे हो। तो समीर वन ने बताया कि मैं जहाँ रहता हूँ, मेरी माँ जहाँ रहती है मेरठ में कुछ गड़बड़ी हो गई है, वहाँ पर दंगे हो गए हैं और मुझे अपने परिवार की जो फिक्र है वो सता रही है, और मैं मुस्लिम हूँ। तो समीर टू ने बोला कि तुम मुस्लिम समीर हो? अच्छा, मैं हिंदू हूँ और मेरा भी नाम समीर है। अच्छा, तुम्हारी माँ जहाँ रहती है वहाँ पर दंगे हो गए हैं। ये कहकर समीर एक चला गया और उसकी आंखें भर आईं और उसने वो जगह छोड़ दी। अगले दिन समीर दो को समीर एक कभी नजर नहीं आया, शायद वो ये जगह छोड़कर जा चुका था अपनी माँ के पास। अब बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जो कभी कभी पेपर में भी आता है कि समीर एक और समीर दो जो है उसमें क्या फ़र्क है। तो जैसे एक समीर जो था वो अच्छी इंग्लिश बोलता था, जबकि दूसरा समीर हिंदी बोलता था। एक समीर जो था हिंदी हिंदू हिंदू था और दूसरा जो समीर था वो मुस्लिम था। एक समीर था वो स्कूल जाता था और दूसरा समीर स्कूल नहीं जाता था। तो ये कुछ अंतर है इन दोनों के बीच में, जिनके ऊपर जो क्वेश्चन जो हैं वो आ जाते हैं। और इसके अलावा और भी कुछ अंतर हैं कि जो समीर एक था वो समीर एक अमीर समीर जो था वो अमीर था, इसलिए वो स्कूल जा सका, जबकि जो दूसरा समीर था जो अखबार बेचता था वो गरीब था, इसलिए वो स्कूल नहीं जा सका। हम भी अपने आसपास के एरिया में देखते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी के कारण या जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनके साथ असमानता का व्यवहार भी किया जाता है, और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे बचपन से ही वो काम करना शुरू कर देते हैं। और ये जो गरीबी है ये अमीरी है, लेकिन ये गरीबी अमीरी विविधता का रूप नहीं है। अमीरी गरीबी बिल्कुल भी विविधता का रूप नहीं है। विविधता का रूप ये हो सकता है कि उसको अंग्रेज़ी आती थी या उसको नहीं आती थी, या उसका कपड़े पहनने का तरीका अलग था या उसका अलग था, या उसका घर में जो खाना बनता था दूसरे समीर के यहाँ अलग खाना बनता था। हम विविधता के ये पैमाने जोड़ सकते हैं, अमीरी गरीबी विविधता का रूप बिल्कुल भी नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि विविधता हमारे जीवन को कैसे अच्छा बनाती है। देखिए, आप लोग बहुत सी स्टोरीज सुनते होंगे, फ़ोन में सुनते होंगे, टीवी में आपने बहुत सी कविताएं कहानियां देखी होंगी, सुनी होंगी, आपने किताबें पढ़ी होंगी मैगजीन्स वगैरह में। तो आप जब लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ भी बहुत सारी पतली पतली किताबें होती हैं ना, जिसमें बहुत अलग अलग तरह की कहानियाँ होती हैं, अलग अलग ड्राइंग की। तो आपको बहुत अच्छी लगती हैं वो कहानियाँ। लेकिन अगर आपने सोचा है कि जो व्यक्ति या जो बच्चा वो कविता कहानी लिख रहा है, क्या वो सिर्फ एक जगह बैठे बैठे वो कहानी कविता लिख रहा है? जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वो बहुत तरीके से बहुत अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, अपने वास्तविक जीवन से प्रेरणा लेते हैं, उसके बाद कहीं जाके वो कहानियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। कुछ लोग तो जंगलों में रहते हैं, जानवरों के करीब जाके रहते हैं, तब वो अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। कुछ लोग राजा रानी की जो कहानियाँ हैं उनको पढ़ते हैं, उसके बाद वो अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। तो ऐसे सिर्फ आप एक जगह बैठ जाएं या सिर्फ आप ऐसे सोचें कि भाई जो व्यक्ति सिर्फ दो रंग के कपड़े पहनता हो, या वो लाल या सफ़ेद, या सिर्फ एक ही खाना खाता हो, या सिर्फ हिरन और कौवा के पास बैठा हो, या सांप सीढ़ी खेल रहा हो, खूब कैरम खेल रहा हो, क्या वो बैठे बैठे कविता लिखने लग जाएगा, कहानियाँ लिखने लग जाएगा? ऐसा तो नहीं होता। जो व्यक्ति या जो बच्चा कहानी कविता लिख रहा है वो अपने आसपास के माहौल से प्रेरणा लेता है, कई जगहों पर घूमने जाता है, उनकी बातें बताता है, उनसे कहानियाँ लिखता है। तो इस तरीके से जो कहानियाँ और कविताएं लिख रहे हैं वो विविधता को देखते हैं, उसके बाद वो चीज़ें उनकी कहानी और कविता में आती है।
अब हम बात करते हैं भारत में विविधता। भारत में विविधता का मतलब है जैसे कि अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। जैसे आप ईद भी मनाते हैं, कई लोग दिवाली मनाते हैं, कई लोग क्रिसमस मनाते हैं। तो इस तरीके से हर लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं और कई लोगों की सोच भी कभी कभी अलग होती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल दी हुई है कि प्रार्थना या इबादत करने का तरीका। कुछ लोग हाथ जोड़ते हैं, भक्ति गीत गाकर अपनी प्रेरणा जो है वो दिखाते हैं। कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं या नमाज पढ़कर अपनी भक्ति या प्रेरणा को जगाते हैं। कुछ लोग कीर्तन करते हैं। तो अलग अलग तरीका है अपनी प्रार्थना या इबादत करने का। उसी तरीके से शादी करने का, कुछ लोग फेरे लेते हैं, कुछ लोग रजिस्टर में साइन करके कोर्ट मैरिज करते हैं और कुछ लोगों के यहाँ ये निकाह होता है अलग तरीके से। तो कुछ लोग जज के सामने या फिर जो पादरी होता है उसके सामने जाकर शादी करते हैं। तो इस तरीके से कपड़े पहनने के तरीके भी अलग हैं। हाथ जोड़कर नमस्कार करना या सलाम करने का तरीका भी अलग है। उसी तरीके से एक चावल पकाने का जो तरीका है वो भी हर घर में अलग अलग मिलेगा आपको। जैसे किसी के घर में बिरयानी बन रही है उसी चावल की, किसी के घर में सादे चावल बन रहे हैं और किसी के घर में जीरे वाले चावल बन रहे हैं। तो जो चावल बनाने का तरीका है वो भी विविधता लिए हुए है, क्योंकि हर घर में अलग अलग तरीके से उसको पकाया जाता है। अब आप विविधता को कैसे समझेंगे? यानी कि मान लीजिए आप एक जगह रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं। आप यहाँ से दिल्ली से जाके आप केरल में बस रहे हैं। आप दिल्ली का जो आपका पहनावा है आपका वही रहेगा कुछ समय तक, लेकिन थोड़े समय बाद आप जब केरल में जाएंगे तो आपका खान पान जो है केरल की तरह हो जाएगा। आपके कपड़े पहनने बोलने का जो तरीका है थोड़ा थोड़ा केरल का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ने लगेगा। तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनकी भाषा, भोजन और संगीत, धर्म का जो प्रभाव है वो आपके पुराने जो प्रभाव है उसके ऊपर दिखने लगेगा। उनकी संस्कृति और आपकी संस्कृति जो है वो मिली जुली संस्कृति हो जाएगी और इसी को आप विविधता समझ सकते हैं। आइए हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। भारत का एक क्षेत्र है लद्दाख। लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर, अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो जो सबसे ऊपर आप ऐसे करके जो शुरुआत है जिसकी भारत के मैप की, तो ये जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पर लद्दाख पड़ता है। तो लद्दाख जो है ये एक पहाड़ी इलाका है, ठंडा प्रदेश है और यहाँ पर हम देखेंगे तो बारिश बहुत कम होती है, खेती बहुत कम होती है और पीने का पानी भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो जीवन शैली, लाइफस्टाइल है वो काफ़ी कठिन है। तो यहाँ के लोगों का क्या रूटीन है, यहाँ के लोग क्या करते हैं? यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिनसे उनको पश्मीना ऊन मिलता है और इस पश्मीना ऊन को जो काफ़ी महंगा होता है इसको शॉल बनाया जाता है। देखिए आप यहाँ ये जो औरतें हैं ये पश्मीना शॉल बुन रही हैं। तो आगे व्यापारियों को ये पश्मीना शॉल जो है बेच दी जाती है, उसके बाद ये आगे बाज़ारों में जाती है। उसके अलावा यहाँ के लोग मक्खन, चीज़, मांस ये सब खाते हैं और उनके घर में गाय, बकरी और याक जो है वो जानवर पाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे लद्दाख जो है वो व्यापार के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से कई घाटियाँ गुजरती हैं और यहाँ से होकर ही तिब्बत भी आप पहुँच सकते हैं। अगर आपको तिब्बत जाना है तो यहाँ के लद्दाख से होकर जाना होगा और यहाँ पर आपको मसाले, कच्चा रेशम आदि चीज़ें जो हैं वो लद्दाख में मिलेंगी। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका जो रिलीजन है वो कौन सा है? यहाँ पर इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म के लोग, तिब्बत में बौद्ध धर्म है तो यहाँ पर भी बौद्ध धर्म पाया जाता है। तो लद्दाख में मुस्लिम और बौद्ध धर्म के लोग जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर रहते हैं और काफ़ी अच्छे से लोग यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। इनका जो जीवन शैली है अब उनकी तुलना हम करते हैं एक दूसरे राज्य से और जो है केरल। केरल जो है भारत के बिल्कुल साउथ वेस्ट में एक कोने में बसा हुआ राज्य है। आप भारत का दक्षिणी हिस्सा देखेंगे मैप का, जैसे ये श्रीलंका हो गया, तो ये वाला जो हिस्सा है ये केरल है। ठीक है, मैप में मैंने आपको समझा दिया। तो ये केरल है जो कि इस साइड से तो पानी से घिरा हुआ है और इस साइड से यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर गरम मसाले जो हैं वो बहुत पाए जाते हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची। यहाँ पर बहुत आकर्षण का यहाँ पर क्षेत्र है व्यापारियों के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले लोग व्यापारी आए वो थे अरबी और यहूदी, और कहते हैं कि जो ईसा मसीह के जो धर्मदूत हैं संत थॉमस, वो भी यहाँ पर तकरीबन 2000 साल पहले आए
और यहाँ पर एक और व्यापारी था इब्न बतूता, और उसने भी यहाँ पर आकर काफ़ी यहाँ के बारे में बताया है। और इस तरीके से यहाँ पर जो है काफ़ी लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग, जैसे यहूदी, इस्लाम धर्म के लोग, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर समुद्र है, तो यहाँ पर मछली पकड़ना इनका एक पेशा है जो ये बहुत अच्छे से उसको निभाते हैं। और यहाँ पर जिस चीज़ से ये मछली पकड़ते हैं, जो जाल इस्तेमाल करते हैं, उसे चीना वला कहा जाता है, क्योंकि चीन के जाल से काफ़ी मिलता जुलता है। और यहाँ पर जो तलने के लिए जो ये बर्तन यूज़ करते हैं मछली को तलने या किसी भी चीज़ को तलने के लिए, उसे चीना चट्टी कहते हैं, क्योंकि वो भी चीन से काफ़ी मिलता जुलता बर्तन है इसीलिए। और यहाँ की जो जलवायु है, जो मिट्टी है, वो चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी है। और यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर मछली, सब्ज़ी और चावल खाते हैं। अब हम देखेंगे कि जहाँ केरल की जो भौगोलिक स्थिति है वो मसालों की खेती के लिए अच्छी है, चावल की खेती के लिए अच्छी है। वहीं पर हम देखेंगे लद्दाख में, तो यहाँ पर लद्दाख जो है पश्मीना शॉल के लिए बहुत फेमस है, यहाँ की पहाड़ियों के लिए बहुत फेमस है, घाटियों के लिए बहुत फेमस है। तो वहाँ के लोगों का रहन सहन केरल के लोगों के रहन सहन से अलग है, और केरल के लोगों का रहन सहन लद्दाख के रहन सहन से अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी हम एक यूनिटी के साथ इंडिया में रह रहे हैं, और अगर किसी को भी कहीं जाना पड़े तो वो उस माहौल के हिसाब से ढल जाता है। तो इसी चीज़ का जो है आगे अगर हम देखें तो आज़ादी के टाइम पर अगर हम देखें तो भारत में जब अंग्रेज़ों का राज था तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो भाई इंडिया में बहुत सारे धर्म, भाषा बोलने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले जात के लोग हैं, तो इनमें हम फूट डलवा सकते हैं और यहाँ पर शासन कर सकते हैं। लेकिन इन विविधताओं के बावजूद भी भारत के लोग जो हैं वो एकजुट होकर आंदोलन उन्होंने किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेज़ों के जो विरोध तरीके थे उनको अलग अलग तरीके से उनका विरोध किया, क्योंकि भारत में इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी भारत के लोग जो हैं आज़ादी के लिए एक साथ जो है वो खड़े रहे। आप यहाँ देख सकते हैं ये भारत की आज़ादी के टाइम का है कि भाषण दिया जा रहा है नेहरू जी द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री थे भारत के, उनके द्वारा भाषण दिया जा रहा है। तो इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब में भी लिखा है, जो उनकी किताब है भारत का खोज, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि भारतीय एकता का कोई जवाब नहीं है, वो कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। यहीं पे लोग रहते हैं, अलग धर्म, अलग भाषा, अलग जात के होने के बावजूद भी, अलग कलर के होने के बावजूद भी सबके अंदर अपना एक आत्मविश्वास है, अपनी प्रथाओं को उन्होंने स्वीकार किया है। और इस तरीके से हम विविधता में होते हुए भी, अलग अलग होते हुए भी एक हैं, और अनेकता में एकता का विचार हमारे अंदर, सबके अंदर है। तो बच्चों ये मेरा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। आप बताइए, पढ़िए, समझिए कैसा लगा आपको एक चैप्टर। कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।